नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि बीजेपी जिन मोदी जी के चेहरे पर सारे चुनाव लड़ती है और उन्हें अपनी जीत का ट्रम्प कार्ड मानती है, वही मोदी जी इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए दिख रहे हैं। पिछले 9 सालों के शासन में मोदी जी इतने मजबूर और पस्त कभी नहीं दिखे जितने अब की बार दिखाई दे रहे हैं। कहां तो 56 इंच के सीने और लाल आंखों का रौब दिखाया जाता था, और कहां हालात ऐसी हो गई हैं कि कभी भरी सभा में जुबान लड़खड़ाती है तो कभी सवाल से चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी हां, अमेरिका में मोदी जी के साथ इस बार ऐसा ही हुआ है। मोदी जी के भक्त कह सकते हैं कि ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसी देश में राजकीय अतिथि बनकर जाते हैं तो वहां आप देश की नुमाइंदगी करते हैं, और तब ये लड़खड़ाना, हड़बड़ाना शोभा नहीं देता। और मोदी जी के चेहरे का रंग तो इसलिए फीका पड़ गया था क्योंकि उनसे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र पर सवाल पूछ लिया गया था। 9 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले मोदी जी को जो बाइडेन के साथ एक सवाल ही लेना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी पड़ गई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने लोकतंत्र पर जो भाषण दिया उससे उनकी काफ़ी किरकिरी हुई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आइए जरा सुन लेते हैं फिर से। आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बार बार सुनाए जाएंगे। सुनिए जरा। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत से। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं भारत में कितना ज्यादा लोकतंत्र है। इसके बाद उनके ही पुराने मित्र बराक ओबामा ने भी अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नसीहत दे दी, तो यहां भी बराक ओबामा का घेराव हो गया। दरअसल बराक ओबामा ने CNN टेलीविजन, अमेरिका का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल, उसको एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में भारत के हालात पर अपनी राय रखी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री, ये देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं उनसे कहता कि अगर वो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आशंका है कि किसी पॉइंट पर आकर भारत टूट सकता है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी से मुलाकात में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। हमने देखा है कि जब आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो ये ना भारत के मुसलमानों के हित में होगा और ना भारत के हिंदुओं के हित में। मुझे लगता है कि इन चीजों के बारे में पूरी ईमानदारी से बात की जानी चाहिए। ये कह रहे हैं बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह होता है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट कर बराक ओबामा का घेराव कर दिया। ये ट्वीट देखिए, देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, वी शुड प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ देम बिफोर कंसिडरिंग गोइंग टू वाशिंगटन। द असम पुलिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटीज। ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। आप सब जानते हैं, बड़बोले हैं और यहाँ वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर क्या होता है? होता ये है कि वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, इसने इस ट्वीट का जिक्र अपनी खबर में कर दिया, जिसका अच्छा मैसेज अमेरिका में नहीं गया। वाशिंगटन पोस्ट को भी अगर उस जो खबर है उसको भी आप लेके आए स्क्रीन पर तो ज़रूर ले आइए, तो इसका अच्छा मैसेज नहीं गया। बिस्वा शर्मा जी को कुछ कहना ही था दोस्तों तो मणिपुर के हालात पर कहते। आज तो सर्वदलीय बैठक भी अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर बुलाई थी, जिसमें कायदे से प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, लेकिन वो मणिपुर पर शायद फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस पर चुप ही रहे। प्रधानमंत्री जी बाहर हैं और आपको जो कहना है मणिपुर पे कहिए, इधर कर लीजिए, लेकिन हम तो भाई अब हम तो चले अमेरिका, अमेरिका से चले अब इजिप्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर इस बैठक को लेकर के विपक्ष ने जैसी खिंचाई की है उससे मोदी जी और फंस गए हैं। इधर कल विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उस बैठक में सबने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाई जाएगी। अब जुलाई में शिमला में इस पर काम होगा। 10 से 12 जुलाई तक शिमला में ये बैठक होगी, विपक्षी दलों की बैठक। और जिस तरह से राहुल गांधी को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, एमके स्टालिन, ऐसे तमाम नेता सभी राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि राहुल के सिर जीत का सेहरा बांधने के लिए विपक्ष अब तैयार हो रहा है। अगर राहुल विपक्ष की बारात का दूल्हा बनते हैं तो फिर मोदी जी के लिए और मुश्किल होगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव से देश में ये मैसेज चला गया है कि अगर एक पक्ष में मोदी हों और दूसरे पक्ष राहुल गांधी हों तो बीजेपी को हराने का मादा कांग्रेस रखती है और कांग्रेस के सहयोगी दल रखते हैं। लेकिन ये दूल्हा की बात कैसे आई? आप लोग जो साथी इस कार्यक्रम को कल देख चुके हैं उनको पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब लालू प्रसाद यादव पत्रकारों को संबोधित करते हुए भले हंसी मजाक में लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे थे, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। इसको दूसरे ढंग से लोगों ने लिया और वो ढंग ये है कि विपक्षी दल को, विपक्षी गठबंधन को एक दूल्हा यानी एक नेता मिल गया है जिसके नाम पर आने वाले समय में वो राजी हो सकते हैं। सुनिए ज़रा लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम किए, भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे थे उस बात है अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें
शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, तो शादी करिए, हम लोग बारात जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये सब जो आप देख रहे हैं, कल पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उस बैठक से निकलने के बाद और प्रेस को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा, और खासकर राहुल गांधी के लिए कि आप शादी कीजिए, आपकी मम्मी भी कहती थी, और आप शादी कर लीजिए, ज़रूरी है। क्या यहाँ एक मजे हुए राजनेता ये एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि हमें दूल्हा मिल गया है? चलिए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सदाकत आश्रम पटना में अपने कार्यालय पहुंचे, यानी कि कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने का मादा कांग्रेस रखती है, और ये ऐलान उन्होंने करते हुए ये भी कहा कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगहों से बीजेपी को गायब कर देंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है, और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो नफरत पर मोहब्बत भारी कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत ही छोटा भाषण था राहुल गांधी का, 6 मिनट का भाषण, और उसमें राहुल गांधी कल अपने बिहार के कार्यकर्ताओं को खासकर उनमें जोश भरते हुए, उत्साह भरते हुए दिखाई दिए। और इसी के आगे उन्होंने कहा था कि हमने कर्नाटक में हराया और हम आने वाले चुनाव में भी हराएंगे, और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी बनाम राहुल का मुकाबला होगा तो क्या कर्नाटक जैसे नतीजे आ सकते हैं। जनता के सामने ये सवाल फिलहाल खड़ा कर दिया गया है, वो भी खासकर विपक्षी दलों की कल की जो बैठक है उसके बाद से। कांग्रेस और सभी विपक्षी दल बहुत सोच समझकर अब आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मोदी जी और फंसते जा रहे हैं। विपक्ष संविधान और लोकतंत्र का वास्ता देकर बीजेपी को हराने की बात कर रहा है, और अब ऐसी खबर भी आई है जिससे पता चल रहा है कि मोदी सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए परेशान हो रही है। लोकतंत्र की कई तरह की रैंकिंग में आप सब जानते हैं कि भारत की गिरती स्थिति को सुधारने के लिए अब बैठकें हो रही हैं। वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने 2021 से अब तक कम से कम 4 बैठकें की हैं ताकि आपकी रैंकिंग सुधरे।
जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किए गए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ने पिछले 3 वर्षों से दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को त्रुटिपूर्ण यानी भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में क्यों डाउनग्रेड किया है। ब्रिटेन के अखबार, ये आप देख रहे हैं द गार्जियन, इसके मुताबिक कई वैश्विक रैंकिंग को सार्वजनिक रूप से खारिज करने के बावजूद सरकारी मंत्रालयों के अधिकारी जो हैं उनको भारत के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया है। अब तक इस तरह की रैंकिंग को मोदी सरकार कड़े शब्दों में खारिज करती आई है, लेकिन अखबार के मुताबिक, गार्डियन के मुताबिक, बंद दरवाजों के पीछे रैंकिंग का आकलन करने के लिए एक बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस अखबार को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र सूचकांक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और बेहतर रैंकिंग पाने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भाई, अभी तक आप कहते थे ये सब कुछ गलत है, जो भी आ रहा है ये फर्जी है, लेकिन अब आपको लोकतंत्र की चिंता और उसमें भी रैंकिंग की चिंता क्यों हो रही है? जब आप अमेरिका जा रहे हैं तब भी ये चिंता जाहिर हो रही है, और अब तो अमेरिका में तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर मोदी जी क्यों लोकतंत्र सूचकांक में कमजोर होती रैंकिंग से डर रहे हैं? क्या ये डर सत्ता खोने के ख्याल से उपजा है या दुनिया में हो रही किरकिरी के कारण कायम हुआ है? क्या देश से लेकर विदेश तक बुरी तरह फंसे मोदी जी अपनी सरकार की छवि बचा पाएंगे? क्या रैंकिंग सुधारने के लिए लोकतंत्र में आ चुकी गिरावट को सुधार पाएंगे मोदी जी, या फिर यह काम राहुल गांधी ही 2024 में करेंगे और उनके साथ साथ विपक्षी दल? सवाल बहुत है, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बुरे फंसे हुए हैं मोदी जी। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। वीकेंड और उधर मोदी जी अब अमेरिका से पहुंच चुके हैं इजिप्ट, और इधर मणिपुर की घटना पर उनके ही सहयोगी, उनके कैबिनेट के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले बैठक ले चुके हैं, और उस बैठक में मणिपुर पर चिंता पहली बार जाहिर की गई है। सरकार की तरफ से वो बैठक आई है जिस बैठक का इंतज़ार पिछले 53 दिनों से था, और उससे पहले एक बैठक कल और हुई जिस पर सत्तारूढ़ दल की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और उस बैठक के तुरंत बाद स्मृति ईरानी जी आ गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आप सबने देखा। तो बहुत कुछ है और कैसे फंसते जा रहे हैं मोदी जी, और उतना ही नहीं, जो रही सही कसर जो थी उसको पूरा कर दिया एक ट्वीट ने, और वो ट्वीट किया था असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी दोस्त, जिनको पहले नाम से पुकारते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बराक हुसैन ओबामा, जिनको बराक कह के पुकारते रहे, उनको हुसैन ओबामा कह करके, और आपने देख लिया उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा था। तो बहुत कुछ है आप सबके सामने। सीधा पहले कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास किस रूप में देखा जाए? आपको भी लगता है कि यहाँ फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनको रैंकिंग की चिंता भी हो रही है, जहां उनको उनके ही सहयोगी फंसा रहे हैं, जहां उनसे बहुत मुश्किल सवाल लोकतंत्र पे पूछा जा रहा है? कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं राजीव जी ये सोच रहा था, ये विश्लेषण कर रहा था, ये भारतवर्ष में राहुल गांधी ने और पाटलिपुत्र में जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी को तो घेरा गया है, लेकिन इससे ज्यादा मैं विश्लेषण करके ये आश्चर्यचकित था कि बाइडेन ने और ओबामा साहब ने किस प्रकार से मोदी जी की घेराबंदी अमेरिका के अंदर की। देखिए, वास्तविकता में एक चीज आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, बाइडेन साहब की पत्नी को 7 कैरेट का हीरा मिला। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे, मुझे कहा गया आपकी बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, उनकी पत्नी को तो 7 कैरेट का हीरा नहीं मिला। बराक हुसैन ओबामा, जिनको मोदी जी बराक कह के पुकारते थे,
उनकी पत्नी को भी 7 कैरेट का हीरा नहीं मिला। तो वो सोच रहे होंगे कि बराक इतने अच्छे दोस्त थे, डोनाल्ड ट्रंप इतने अच्छे दोस्त थे, और जिनको हराने के लिए मोदी भी प्रयास कर रहे थे, उनकी पत्नी को मिला 7 कैरेट का हीरा। अच्छा, ये और सोचिए राजीव जी, विश्लेषण कीजिए कि बाइडेन साहब के सीनियर हैं बराक हुसैन ओबामा। तो बाइडेन साहब तो कह रहे हैं उनको स्टेट गेस्ट बना रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट में कोई रिसीव करने के लिए सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचता। तो बाइडेन साहब तो उनको एक प्रकार का गुलदस्ता दे रहे हैं और ओबामा साहब उसको वापस ले रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में राजीव जी, वास्तविकता में मुझे एक किस्सा याद आया कि अकबर ने एक बार अपने दरबार में पूछा कि एक बकरी मैं तुम सबको देता हूं, इस बकरी का न तो वेट बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, कोई ऐसा कर सकता है क्या? सबने कहा साहब ये तो संभव नहीं है, या तो वेट बढ़ेगा या घटेगा। तो बीरबल ने कहा मेरे को बकरी दीजिए, न वेट बढ़ेगा न घटेगा। और वो बकरी ले गया। 2 महीने तक बकरी उसने रखी, रोज उसे सुबह हरी घास खिलाता था और उसको शेर के सामने बांध दिया। तो जितना वेट उसका हरी घास खा के बढ़ता था, शेर को देख के उतना कम हो जाता था। तो वास्तविकता में जो ओबामा साहब ने और बाइडेन साहब ने मोदी जी को एक प्रकार से जुगलबंदी में घेरा है। बाइडेन साहब तो अपने जो शस्त्र की डील्स हैं उनको पूरा कराने के लिए उनको राजकीय अतिथि बना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और ओबामा साहब जो सारा प्रचार है उसका हवा निकाल रहे हैं। तो वास्तविकता में ओबामा साहब, मैं ये सच में बता रहा हूं राजीव जी, मैं विश्लेषण कर रहा था कि आज के तारीख में अगर सबसे बौद्धिक स्तर से ऊंचा कोई नेता है, अभी तक मैं बाइडेन साहब को बड़े हाई एस्टीम में रखता था, लेकिन वास्तविकता में बराक हुसैन ओबामा ने जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र और जिस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा राजीव जी चिंतित थे कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, और जो हम लोग सोचते थे और आपकी डिबेट में डिस्कस करते थे, आज मणिपुर में दिख रहा है केवल हिंदू क्रिश्चियन करने के चक्कर में एक प्रदेश को इन्होंने आग की ज्वाला में झोंक दिया है। और जो हम लोग चिंता करते थे अपनी भारत भूमि के लिए और अपनी जन्मदात्री भारत माता के लिए, वही कंसर्न दिखाया है बराक हुसैन ओबामा में। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन का जो नैरेटिव है ये भारत को तोड़ देगा। तो वास्तविकता में टू नेशन थ्योरी देने वाले लोग ये दृढ़ संकल्प हैं, ये देश को धर्म और जाति के आधार पर तोड़ देंगे, जिससे हम चिंतित हैं। और हमारी चिंता अब विश्वव्यापी हो रही है। पूरे विश्व में यह सोचा जा रहा है कि जिस चीज से डीबी लाइव चिंतित था, हम जैसे लोग चिंतित थे कि मेरे देश को यह तोड़ने का टुकड़े टुकड़े का प्रयास कर रहा है, अब हमारी चिंता जो है इंटरनेशनलाइज हो गई है। वैश्विक स्तर पे वो लोग ये सोच रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर धर्म विद्वेष और जातीय विद्वेष की तरफ बढ़ेगा तो ये देश टूट जाएगा, जो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा कदम राजीव जी नहीं होगा। जी, पूरे विश्व के लिए अच्छा। और यही तो बराक ओबामा भी कह रहे थे कि भारत न टूटे, इसके बारे में बात जो बाइडेन और को करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और अगर मेरी बात होती तो मैं भी यही बात करता। लेकिन यहाँ ये बात नागवार गुजरी और आज तो एक सर्वे भी आ गया है, सी वोटर का सर्वे है, और उस सर्वे में ये करवाया गया है सर्वे कि क्या बराक हुसैन ओबामा या बराक ओबामा, हम तो आज तक हुसैन तो कभी लगाते नहीं थे लेकिन अब ये स्पेशली लगाया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति वहाँ के अमेरिका के, उन सरकार की तरफ से उनसे कहना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और मतलब हमारे देश में अब एक दूसरी लड़ाई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए वहां के बारे में और वहां से लेकर के चल रही है। खैर, इस पर चर्चा होती रहेगी। आना चाहता हूं प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आपको भी लगता है कि बुरी तरह फंस चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अमेरिका की यात्रा उनकी बहुत यादगार यात्रा रही, स्टेट गेस्ट बन के गए। उसके दो पहलू हैं, एक तरफ आईना का एक पार्ट जहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, आईना का दूसरा पार्ट जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने दिखाया है, कुछ और चैनलों ने दिखाया। किस रूप में देखा जाए? और अगर हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान में भी 2-3 चीज़ें लगातार दिख रही हैं, जिसमें मणिपुर जो बैगेज लेके गए, और दूसरा विपक्षी दल का घेराव, विपक्षी दल जो घेराव करने के लिए तैयार है। अब कैसे देखते हैं, क्या सचमुच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी जी? जी देखिए, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं
उसको थोड़ा और मैं विस्तार देता हूँ कि बराक ओबामा कह रहा हूँ, जो बाइडेन ने $300 मिलियन के हथियार बेच दिए, 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चिट्ठी भी लिखवा दी। जब वो व्हाइट हाउस में थे तो बराक ओबामा CNN को उनकी सबसे टॉप एंकर के साथ इंटरव्यू भी हो रहा था। तो विश्वगुरु कौन है, ये पूछना चाहिए मोदी साहब को अपने आप से कि कौन है विश्वगुरु। ये होती है राजनीति। जो बाइडेन बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, यहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, एक मुख्यमंत्री हैं और केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो मीडिया बैरन भी हैं असम के। वो कई सारे मीडिया हाउसेस भी चलाते हैं वो। तो उनको इतनी जानकारी तो मेरे ख्याल से होगी कि दुनिया के राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में, कूटनीति में कौन क्या है। केंद्र में भी मंत्री रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं वो। उनको इतनी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ क्या क्या बोलना चाहिए उनको। तो मुझे लगता नहीं कि इतना तजुर्बेकार पॉलिटिशियन ऐसे कोई ट्वीट कर देगा। और इन लोगों की तो टीम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल उठा के ट्वीट कर देते हैं। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी पीछे एक टीम होती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत हड़बड़ी में किया गया ट्वीट है। तो ये कहीं ना कहीं तय हो गया होगा कि CNN के इंटरव्यू के बाद बराक ओबामा को जवाब देना है। वो क्या, कैसे, किस भाषा में, कब, कौन देगा, ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो हम देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तय हुआ है। अब वो तय हुआ है मोदी जी को एम्बैरेस करने के लिए या बराक ओबामा को एम्बैरेस करने के लिए, ये हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ट्वीट इस तरीके से हड़बड़ी में किया गया ट्वीट है। दूसरी बात, अब उसका राजनीतिक वो जो भी हो, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय को ज़रूर ब्रीफिंग करनी चाहिए। बहुत सी बातें राजीव जी सामने दिखती हैं, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे होती हैं। अमेरिका के पॉलिटिकल सर्किल में और अमेरिका के मीडिया सर्किल में, क्योंकि मेरी बात होती रहती है वहाँ पे, बराक ओबामा को मजाक में कहा जाता है कि ये उनका तीसरा टर्म है, क्योंकि उनके जो बाइडेन से बहुत करीबी रिश्ते हैं। वो उनके एडवाइजर हैं, इनफॉर्मल, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट हैं। ट्रम्प उनके नहीं थे, बराक ओबामा उनके लिए पास्ट प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेट पार्टी के, और बहुत फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में। उनका बहुत वजन है बराक ओबामा का। इसलिए आप देखिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको इतनी प्रमुखता से छापा है, और भी अखबारों ने छापा है। और क्योंकि अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे का मामला है, आप देखिएगा जब अगले मंडे को अमेरिका खुलेगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जाते जाते उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया अमेरिका ने कि अडानी के कंपनियों पे 2 जांच बैठा दी। तो पूरी तरीके से अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने जी वेस्टर्न यूरोप या पश्चिमी देशों को, जो उनके गुट के लोग हैं, चाहे नेटो कंट्रीज हैं या उनके गुट के लोग हैं अमेरिका के, उनको ये बता दिया कि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कर दिया। अगर राहुल गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, वो जाकर बाइडेन की डीप टीम से मुलाकात करते हैं व्हाइट हाउस के अंदर,
ऐसे ही नहीं कोई जेब में हाथ डाल के घुस जाता है वहां पे, बुलाया गया होगा, बहुत सारी बातें हुई होंगी। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स का, कूटनीति का बैलेंस आज भी राजीव जी पश्चिमी देशों के ही पलड़ा भारी है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस में भी और यूनाइटेड नेशंस के बाहर भी जो कूटनीति है, तो ये मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहूँगा कि बहुत समझदारी की बात नहीं हुई है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। जी जी बिल्कुल। और ये भारत के लिए भी शोभा नहीं देता कि पहला अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका का, उसकी जिसकी इतनी इज्जत है, जिसके भारत के 2 प्रधानमंत्रियों के में उसका कार्यकाल है, उसको हमारे देश का एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोले और ये बोले कि निपट लेंगे, यही भाषा तो है। तो और उनका नाम लेकर हुसैन ओबामा, तो ये बहुत ही खराब संदेश पूरी दुनिया में गया है, सभ्य समाज में गया है, और इसका कोई ना कोई रिपेयर मोदी जी को करना चाहिए। जी बिल्कुल रिपेयर करना चाहिए। आना चाहता हूं सीधा गर्ग साहब आपके पास, और आपसे भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, और चूँकि आगे बढ़ें तो एक दिशा भी आप देते हैं डिबेट को, और उस हिसाब से भी आपके पास आना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले हम अपने तमाम दर्शक साथियों और आप सबको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि डीबी लाइव लगातार तीसरी बार नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है, और इस बार भी पिछले महीने की रैंकिंग अभी थोड़ी देर पहले आई है, और लगभग 7 करोड़ व्यूअरशिप के साथ नंबर 1 पर डीबी लाइव है। तो आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथियों और साथ में हमारे तमाम दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लगातार हमारे इस काम को, इस मेहनत को सराहते हैं उसके लिए, और हमेशा आपका प्यार मिलता रहता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आना चाहता हूँ सीधा गर्ग साहब आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, और दूसरी तरफ देश में जो कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ी जो घटना है वो है विपक्षी एकता की पहली बैठक, और इसके बाद फिर आगे की बैठक होने जा रही है। दोनों को अगर क्लब किया जाए तब, या दोनों को अलग अलग रखा जाए तब भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पे भी थोड़ी सी चर्चा आपसे ज़रूर चाहूँगा कि क्या कुछ पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ, और क्या कुछ खोया है वहाँ पे। 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रेस के 2 सवालों का जवाब लेते हुए नजर आए, और उनसे पहला सवाल ही बहुत ही, अगर देखा जाए तो जिस सवाल से बचने की कोशिश करते रहे हों अभी तक, वही सवाल उनके सामने था। जवाब आप सबने सुन लिया, शुरुआत में दिखा चुका हूं, उनके बयान को सुना चुका हूं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आप भी कई बार सुन चुके होंगे। तो वहां से लेकर के और पटना की बैठक तक किस रूप में सियासी जो गेम चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, जिसमें बराक ओबामा भी हैं, इन सबको कैसे आपका विश्लेषण जरा इस पर समझना चाहता हूं। राजीव जी, एक तो मोदी जी ने बहुत देश को निराश किया है। देखिए, ये यात्रा जो है देश के लिए बहुत नुकसान की साबित हुई है। मैं इसके 2-3 कारण बताता हूं, और मोदी जी ने कल्पना नहीं की होगी कि अमेरिका में उनके साथ ऐसा होगा, और उन्होंने ये भी अपेक्षा नहीं की होगी कि उनकी अनुपस्थिति में भारत में जो हुआ वो भी हो जाएगा। और उनके लिए निराश होने के कई कारण हैं। जो असम के चीफ मिनिस्टर ने जो उनका सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अपनी जगह है, और उनको उसकी सज़ा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी का भी बहुत नुकसान किया, प्रधानमंत्री की छवि का भी बहुत नुकसान किया, और देश का भी बहुत नुकसान किया। वो एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, और देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह का काम नहीं किया है जैसा इन्होंने किया है। उसका सबसे बड़ा कारण भी ये है कि मोदी जी ने और
गृह मंत्री ने उनको जितनी छूट दे रखी है कि उनको नॉर्थ ईस्ट का प्रधानमंत्री बना के रखा था, तो ये उसी का परिणाम है। देखिए, मोदी जी ने अमेरिका में जो हुआ वो हमारे लिए कितने नुकसान का, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2009 में मुझे जो मनमोहन सिंह के साथ उनकी राजकीय यात्रा पर साथ में जाने का मौका मिला था, और बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति बने थे। मनमोहन सिंह उनके पहले स्टेट गेस्ट थे। आप सोचिए कि बराक ओबामा के और मैंने व्हाइट हाउस में, हम लोग पूरे दिन थे वहाँ, जो प्रतिनिधि मंडल था, मैं उसका खैर यहाँ बखान नहीं करना चाहता, पर जो मनमोहन सिंह का वहाँ स्वागत मैंने देखा और सभी लोगों ने देखा, जो अद्भुत था। उस समय बराक ओबामा ने जो कहा मनमोहन सिंह के बारे में, भारत के बारे में, वो एक दस्तावेज है। आप सोचिए जरा कि 9 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और ये उनका लास्ट लेग है प्रधानमंत्री के सेकंड टर्म के रूप में। 2024 में क्या हो सकता है पता नहीं। ओबामा, ये बाइडेन 3 साल से हैं वहाँ राष्ट्रपति, और 24 में अमेरिका में भी चुनाव है और भारत में भी चुनाव है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति जाते जाते भारत के प्रधानमंत्री को का सेकंड टर्म समाप्त होने के मौके पर राजकीय अतिथि के तौर पर उसको बुलाता है, और इतना घटनाक्रम होता है। यह भी अनप्रेसिडेंटेड है, एक कॉन्स्पिरेसी है मोदी के खिलाफ कि बराक ओबामा को CNN पर क्यों आना चाहिए। मैंने सुना है CNN का इंटरव्यू, और क्यों इस तरह की बात बोलना चाहिए। क्या भारत में यह संभव है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आए स्टेट गेस्ट के तौर पर, और कोई पूर्व राष्ट्रपति भारत का किसी चैनल पर उसकी आलोचना करे, उसके देश की आलोचना करे? नहीं, संभव नहीं। यह अभूतपूर्व घटना है। प्रधानमंत्री यहां आकर क्या मुंह दिखाएंगे? और उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, पूर्वजों ने शब्दों में डाला है संविधान के रूप में, मतलब जितने शब्द उन्होंने कहे उनके मुंह से शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। प्रधानमंत्री ने जो कहा अमेरिका में, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, वो जो उन्होंने कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ होता है, और ओबामा ने जो चीज कही, हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसको धो के रख दिया प्रधानमंत्री को। हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेइज्जती की। ये एक चीज है जो अमेरिका में, और अमेरिका ने इसलिए बुलाया राजीव जी कि अमेरिका को पता है कि पॉलिटिकली आपके यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ एक तरह का अस्थिरता पैदा हो गई है, और 2024 को लेकर अमेरिका आश्वस्त नहीं है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता किस तरह की होगी। उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। आपको क्या मिला वहां से? जो आपने रक्षा के क्षेत्र में समझौते किए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए, H1B वीजा के क्षेत्र में किए, भारत के आम नागरिक के लिए आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं? हथियारों के क्षेत्र में किए, आप कुछ नहीं लाए। मतलब प्रधानमंत्री तो अमेरिका से खरीदारी करके आए हैं और भारत को का पैसा वहां लगा के आए हैं, जिसका कोई लाभ भारत के नागरिक को नहीं मिल रहा है। इसमें पूरा अमेरिका का फायदा है। और वहां जिस तरह के प्रदर्शन हुए,
वो अपने आप में अलग चीज़ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप देखिए कि किस तरह की है, उसमें किस तरह का सवाल पूछा गया और किस तरह का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। तो ये अमेरिका यात्रा बहुत भारत के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और देश के लिहाज से काफ़ी तकलीफ वाला मामला है। प्रधानमंत्री उसको कैसे डिफेंड करेंगे और लोकतंत्र जिसकी बात करके आए हैं उसको अब यहाँ कैसे दिखाएंगे कि यहाँ लोकतंत्र है भारत में, ये एक बहुत बड़ी कसौटी प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हो गई। जो बिहार में हुआ है राजीव जी, वो बहुत बड़ी घटना है। वो बड़ी घटना इसलिए है कि अब उसको रिवर्स नहीं हो सकती है, रिवर्स नहीं की जा सकती है। और ये लोग जो आ गए हैं अब सामने, ये जब पीछे लौटने वाले नहीं है। 15 दल जो आए हैं, उनकी जो सम्मिलित ताकत है, उन 15 दलों के जो राज्य हैं, उन राज्यों की जो आबादी है, ये उसके मैंडेट के साथ आए थे पटना में। आप सोचिए कि कितना बड़ा देश का समूह इस समय इन विपक्षी दलों के साथ है। इसका मतलब ये कि ये जो तमाम लोग हैं, देश है, एक बड़ी आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को अस्वीकार करने के लिए तैयार बैठी है। तो अब जो चिंता है वो ये कि क्या विपक्षी दल, और खास करके जैसा आपने भी कहा राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि हम बीजेपी को सब जगह से गायब कर देंगे, जो उनके शब्द हैं कि गायब कर देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये एक लड़ाई जो है, ये जो विपक्ष और बीजेपी के बीच में है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, ये एक निर्णायक फेज में पहुंच गई है। और अब हमको तैयार रहना चाहिए बड़ी घटनाओं के लिए, और उसकी शुरुआत हमको मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट से लौटने के बाद हमको अपेक्षा करना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए, संभावनाएं व्यक्त करना चाहिए कि देश में कुछ बड़ी घटनाएं जन्म लेने वाली है। और विपक्ष ने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को निराश नहीं करें ये लोग। आपने देखा पटना में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के बारे में जो हम सब लोग बात कर रहे थे, पूरा देश बात कर रहा था, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने लेट डाउन किया वहाँ विपक्ष को। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। पर शिमला की जो बैठक है, और जो प्रशांत जी ने भी कहा, जिस ओर इशारा किया, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है देश के आगे। ये देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूं कि ये 2024 का मामला नहीं है। ये चिंता बीजेपी को ये है, या होना चाहिए, या हो सकती है कि अगर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, यह कमजोर पड़ जाती है, यह समाप्त हो जाती है, तो आने वाले 20 सालों तक के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक पटल से गायब हो जाएगी। तो जो बीजेपी के नेताओं की मूल चिंता है, और जो मैनिफेस्ट हो रही है, जो कल के अपोजिशन की बैठक के बाद जिस तरह के बयान आपने सुने होंगे सुशील मोदी की, ये तो ठगों का महागठबंधन है, या रविशंकर प्रसाद या स्मृति ईरानी, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पटना की सड़कों पर राहुल गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा था। वो अपने अमेठी का तो बोल चुकी थी, इस बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बौखला गए हैं। और आप देखिएगा कि ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो बौखलाहट है ओबामा के बयान को लेकर, ये असल में आप पाएंगे कि जो देश में चल रहा है इस समय बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, ये उसके प्रति उनका मैनिफेस्टेशन है। ये टोटल जो फ्रस्ट्रेशन है, आप पाएंगे कि धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। आपको आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए इस चीज़ पर कि जो कुछ हुआ
उसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों को कहना चाहिए उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिन लोगों को नहीं कहना चाहिए, रविशंकर प्रसाद मंत्रिमंडल के बाहर हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुशील मोदी मंत्री नहीं है। बिहार में 17 सीटें हैं बीजेपी की और रविशंकर प्रसाद भी जीते हैं उन 17 सीटों में। ये तमाम लोग समाप्त होने वाले हैं अगले चुनाव में। तो ये जो चिंता है इन लोगों को कि बिहार की 40 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दाव है, बहुत दाव है जी, ये जो इस समय चल रहा है। और उसमें अमेरिका की यात्रा ने पार्टी की स्टैंडिंग को या पार्टी के गेम सीमित कर दिया। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार टिप्पणी आपकी। अमेरिका से लेकर के यहाँ पटना तक, वाशिंगटन डीसी से लेकर पटना तक क्या कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की राजनीति, उनके साथियों की राजनीति, और इधर देश में एक दूसरा जो एक बड़ा गठबंधन बन रहा है उसकी राजनीति, उस पर अपना नज़रिया पेश कर रहे थे गर्ग साहब। और अब सीधा आना चाहता हूँ संजय जी, आपके पास आना चाहता हूँ जल्दी से, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपके ज़रिए भी ये समझना चाहता हूँ कि पटना में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं। देखिए 10 राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख नेता, अलग अलग दलों के नेता वहाँ पहुँचे थे, और सबसे बड़ी बात है कि इन 10 राज्यों में, बाद में पूरी चार्ट आप लोगों के बीच रखूँगा, 308 सीटें आती हैं जहाँ से लोग, जहाँ के नेता आए थे। 308 सीटें कम नहीं होती। 542 में से 308 सीटों के नेता जो हैं वो वहाँ प्रमुख रूप से पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर बात होती है, और एक चीज़ गौर कीजिए तो सबकी नज़रें टिकी हुई थी राहुल गांधी पे। नीतीश कुमार भी सबसे शुरुआत में ही राहुल गांधी को बोलने के लिए देते हैं। लालू प्रसाद यादव जब अपनी बात ख़त्म करते हैं तो राहुल गांधी पे अपनी बात रखते हैं। और उससे पहले राहुल गांधी जब पहुंचते हैं सदाकत आश्रम में तो वहाँ कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से भी और लोकसभा में गायब कर देंगे इस पार्टी को, यानी बीजेपी को। वो एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जिस आत्मविश्वास को उन्होंने दर्शाया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसके बाद कर्नाटक उस आत्मविश्वास में और भी जो कहें कि एक नया तमगा उसमें जड़ दिया हो। कैसे देखते हैं सबसे पहले इसी चीज़ को, और यानी गठबंधन को, और उसमें आम आदमी पार्टी रहे ना रहे वो एक दूसरी बात है। इसलिए दूसरी बात है क्योंकि 20 सीटों का मामला है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंता पंजाब, दिल्ली या दूसरे राज्य या 2024 नहीं है। उनकी चिंता अध्यादेश है, जिस पर वहाँ भी बात कर रहे थे। और तमाम दूसरे दल और खासकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अध्यादेश के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। जरा आपका नजरिया। बिल्कुल, मतलब भारत में जो राजनीति रही है वो विपक्ष के नाम पर बीजेपी पे पहुंच गई थी, और बीजेपी पे कैसे पहुंची वो हम जानते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और बीजेपी को लीड किया और 10 साल शासन दिया। तो जो शासन था वो ऐसा नहीं था कि वो फिर सत्ता में आने के लिए कर रहे थे या राजनीति कर रहे थे। जो दिखाई दे रहा है या जो सब लोग समझ रहे हैं वो ये था कि बीजेपी को या संघ परिवार को बेसिकली कहना चाहिए, मैं हमेशा संघ परिवार ही कहता हूं, कि वो उसका आधार बने, उसको मजबूत किया जाए और भविष्य के लिए उसको तैयार किया जाए। मतलब एक तरह से कांग्रेस तो भारत में है ही है, 100 साल से है, और टूटने अलग होने के बावजूद जो कांग्रेस बची है वो गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस है। जो अलग हो गया तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, वो भी कांग्रेस ही है, लेकिन वो अलग हो चुका। तो फिर भी भारत को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी अब एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आ गई थी। नरेंद्र मोदी ने अगर ढंग से सरकार चलाई होती और ढंग का काम किया होता, ढंग से मेरा मतलब यह है कि वो पॉलिटिकली देश के हित में काम कर रहे होते, तो शायद स्थिति दूसरी होती। पर वो उनका काम था सिर्फ बीजेपी या विपक्ष, तथाकथित विपक्ष को मजबूत करना, जो उन्होंने किया, और वो अलग बात है। अब उसी का खामियाजा सामने है कि इन्होंने सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में जो इनके विरोधी हैं उनको कमजोर करने के लिए
जब कमजोर करने के लिए इन्होंने ना सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाया, इन्होंने ये भी कहा कि जो काम कर रहा है, जो काम कर सकता है, या जो उभरने वाला नेता है, जो अच्छा विरोधी बन सकता है, उसको पहले ही कुचल दो। उसमें मैं कन्हैया से शुरू करूंगा। और जितने लोग, और ये अपना मनीष सिसोदिया, पी चिदम्बरम, जो भी इनके अच्छे विरोधी हो सकते थे, इन्होंने सबको बाकायदा कुचलने, कमजोर करने का प्रयास किया। तो ये सब स्थिति बनी है कि अब सब लोग चाहते हैं कि भाई बीजेपी किसी तरह सत्ता से बाहर जाए, और इसमें सब लोग एकजुट हैं। अगर इतने सारे दल आम आदमी पार्टी को छोड़ के सब लोग एकजुट हैं, तो ये बड़ी बात है। ये यही साबित करता है कि ज्यादातर लोग मोदी के या बीजेपी के या संघ परिवार के खिलाफ है। ये तो प्रूव हो चुका। अब रही बात राजनीति की, तो अगर आम आदमी पार्टी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है कि कांग्रेस ये कह दे कि हम उस अध्यादेश का विरोध करेंगे, और कांग्रेस अपनी राजनीति में ये नहीं कह रही है कि हम करेंगे, कांग्रेस की राजनीति है, बाकायदा वो बता रही है कि मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है ही नहीं ना, मुद्दा तो 2024 का चुनाव है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाह रही है कि इस मौके पर उसको ये आश्वासन मिल जाए कि कांग्रेस अध्यादेश का विरोध करेगी, तो नेचुरली आम आदमी पार्टी का भी कद बढ़ा होगा कि देखो हमने कैसे हरा दिया, हमने सबको एकजुट कर लिया, और या सबको ये आम राय बना ली। तो इस तरह से अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है, अपनी राजनीति कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और दोनों की राजनीति हम लोग देख रहे हैं। उसमें ये होना ही था। मतलब अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को विस्थापित करके, जैसे दिल्ली में उसने कांग्रेस को ही विस्थापित किया है, और कांग्रेस को विस्थापित करके वो आ गई है, तो अगर वो चाहती है कि वो इसी तरह बढ़ते हुए देश भर में छा जाए और कांग्रेस का विकल्प बन जाए, तो वो फिलहाल नहीं हो रहा है, ये अभी दिखाई दे रहा है। और बीजेपी अगर छा गई थी तो वो नाकाम रही, ये भी दिखाई दे रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, और मैं इसे सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खराबी या कमजोरी मानता हूं, या रणनीति की खराबी कमजोरी मानूंगा कि उन्होंने ऐसी हालत बना दी कि इतना विरोध हो रहा है और सब लोग एकजुट हो गए हैं। और जहां तक आगे की बात है, तो अभी तक यही चलता था कि विपक्षी सरकार आती थी या दूसरी सरकार आती थी, तो जो पहले सरकार में था, सत्ता में था, उसको परेशान, तंग नहीं किया जाता था। ये अलिखित अघोषित समझौता था और चल रहा था, सब लोग जानते थे, सब लोग समझते थे। लेकिन इन्होंने जिस ढंग से विरोधियों को चुन चुन कर परेशान करना शुरू किया है, तो डर तो ये भी है कि जब दूसरी सरकार आएगी तो वो इनका क्या करेगी। अब रविशंकर प्रसाद में क्या गुण है, क्या पॉलिटिक्स है? अगर होता तो वो क्यों सब मंत्री बनाते और क्यों हटाए जाते और क्यों कभी प्रवक्ता बनाए जाते, क्यों नहीं बनाए जाते, तो सब समझ में आता है। तो इसलिए इन लोगों का डरना बहुत ही स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति इन लोगों ने कर दी है, या राजनीति का जो स्तर कर दिया है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे ही प्रतिक्रिया या जवाब दिया जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं, और मुझे लगता है कि ये होना ही था। ये होना ही था। लेकिन सुनील शुक्ला जी, किस रूप में आप देखते हैं? लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जो विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, लेकिन थोड़ा सा उसको भारत के नक्शे में देखते हैं। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे कि कैसे, कहाँ, कितनी सीटें और कौन कौन से राज्य। देखिए आप, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, फिर पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, झारखंड की 14, तमिलनाडु इधर 39, केरल की 20, महाराष्ट्र की 48 सीटें, फिर दिल्ली की 7 सीटें, इसके बाद आप इधर देखिए पंजाब की 13 सीटें और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें। अगर आप देख रहे हैं तो ये मोटा मोटी आपको जम्मू कश्मीर से 2 नेता पहुंचे थे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। फिर पंजाब से भगवंत मान पहुंचे हुए थे। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वहां के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश से आप देखिए पटना पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। बिहार में तो सारे नेता हैं ही। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहुंची हुई थी, और झारखंड से हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे, स्टालिन पहुंचे हुए थे तमिलनाडु से। केरल की बात अगर करें तो यहाँ पर सीताराम येचुरी का नाम यहाँ से ले सकते हैं। और इधर महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है उसके 2 नेता पहुँचे हुए थे महाराष्ट्र से, दोनों यानी कि एक शिवसेना से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे भी, और साथ में इधर
शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और तमाम दलबल के साथ ये तमाम नेता, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े और ये पूरा जो है अगर मिलाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपको लोकसभा की 308 सीटें दिखाई देंगी। अब जरा इसको हटाइए और सीधा सुनील शुक्ला जी के पास में आते हैं। सुनील जी, इन आंकड़ों के आधार पे आप देख रहे होंगे सुनील जी कि लगभग साउथ से लेकर के नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तमाम जगहों के लगभग नेता यहाँ पहुँचे हैं, मौजूद रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं। और क्या कल से जो घबराहट दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष की, क्या इन आंकड़ों को और इन हिंदुस्तान के जो आप देखिए मध्य भारत भी है, इधर अलग अलग जगहों के, यहीं से जरा आपका विश्लेषण चाहिए इस पे। अगर आप इसमें कांग्रेस को शामिल कर लीजिए तो पूरा हिंदुस्तान वहां मौजूद था। आप उन राज्यों को नहीं दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस मौजूद है। अकेले कांग्रेस की जो स्थिति है कि वह 200 से लगभग 200 सीटों पर बीजेपी से आमने सामने है। और जो आज कांग्रेस ने अपनी स्थिति देश में बना रखी है, जिस तरीके से उसकी लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से लोगों ने मुद्दों पर उसको स्वीकार किया है, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कर्नाटक का चुनाव इसका एक तरह का उदाहरण है, वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है। अब बाकी राज्यों के आप देखिए, लगभग 200 सीटों के आसपास ऐसा है जहां पे कांग्रेस उन पार्टियों के साथ अलायंस में है जो इस बैठक में मौजूद है। लगभग 186 या 200 के बीच में सीटें आती हैं। और बाकी जो सीटें सदस्य आती हैं जो जिनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं है, वो 80+ है। मेरा मानना है कि गुजरात को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है जहां पे के लोग इस समय इस बैठक में मौजूद थे। और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। जो लोग पटना पहुंचे थे, क्या कोई गर्दन पकड़ के लाया था? स्वेच्छा आई। इनको लग रहा है कि देश की राजनीति में ये स्थिति पैदा कर दी है कि अगर आपको लोकतंत्र को बचाए रखना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना इनकी देश की राजनीतिक आवश्यकता है। मैं मजबूरी की संज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक राजनीतिक दल के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश का जो आधारभूत व्यवस्था है वो बनी रहे। देश के नायकों ने जो हमको थाती सौंपी है उसको आप आगे बढ़ाइए। अगर सत्तारूढ़ दल लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरा बनता जा रहा है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष एक साथ इकट्ठा होगा। और इसमें से कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास जनाधार नहीं है। हर दल के पास अपना अपना, थोड़ा बहुत जो भी आप कहिएगा, हर के पास अपना अपना जनाधार है। और स्थिति यही है। बीजेपी के डरने की वजह क्या है कि अगर एक सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का हो जाए तो इस उनके लिए समस्या है। और यह पूरी की पूरी कोशिश यही है कि जो गैर भाजपा मत हैं उन्हें बंटवारा न हो। हालात पैदा कर दिए बीजेपी ने, स्थितियां पैदा कर दी। एनडीए की संख्या घटते 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 स्थिति हो गई कि आप याद किसी को नहीं आता कि एनडीए में कौन है। और इनको उन छोटे छोटे दलों को पकड़ना पड़ रहा है जिनकी स्थिति कितनी प्रभावशाली है ये सबके सामने है। अगर आप आंध्र प्रदेश में आपको दोनों चाहिए, एसवाईआर कांग्रेस भी चाहिए और टीडीपी भी चाहिए, कैसे संभव होगा वो? तमिलनाडु में आप किसका सहयोग ले पाएंगे? एआईडीएमके को तो खत्म कर दिया है डीएमके ने। एआईडीएमके के तमाम नेता स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका कोई जनाधार वहां नहीं है। इस समय दो जो फिल्म के लोग हैं वो वहां पे तमिलनाडु में डीएमके सरकार के साथ आने के लिए तैयार है। डीएमके बीजेपी को एकदम आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। जब उनके मंत्री को गिरफ्तार किया गया और जो स्टालिन का बयान आया, पूरे देश के पैमाने पर स्थिति यह बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना है। और एक लोगों के बीच में यह कांग्रेस की जो अपनी स्थितियां बनी है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसके माध्यम से एक विपक्ष के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हुआ। आप अपनी गवर्नेंस, और मुद्दा क्यों है? गवर्नेंस की विफलताएं और उत्पीड़न की कार्रवाइयां। क्या जो 9 साल के इस गवर्नेंस की विफलता है बीजेपी सरकार के सामने, इसका कोई जवाब है इनके पास? ये बार बार क्यों सवाल पैदा करते हैं कि आखिर नेता कौन है, दूल्हा कौन है? राष्ट्रपति चुनने निकले हैं यार, प्रधानमंत्री चुनने निकले हैं कि एमपी चुनने निकले हुए हैं? आप ये पूछिए कि किस संसदीय क्षेत्र में आपका उम्मीदवार कौन होगा? आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। ये सवाल तो आप पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दे अहम है और इन मुद्दों को लेकर के ही विपक्ष को आगे बढ़ना है। और हर राज्य में नेता है। किस राज्य में नेता नहीं है विपक्ष के पास? आपके पास नेता नहीं, जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास भी मेरे राज्यों में नेता नहीं है। जी।
तो अगर ये जो विपक्ष की एकता बनी है, निश्चित रूप से मैं तो व्यक्तिगत रूप से हमेशा से कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के एक अविश्वसनीय सहयोगी है। एक ऐसी सहयोगी है जिसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इनकी भी स्थिति यह है कि उनको वो या तो कांग्रेस के विपक्ष का खेमा छोड़ करके बीजेपी में शामिल, विपक्ष बीजेपी में शामिल हो जाए, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। जो जिस तरीके से वो दिल्ली में और पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन स्थिति वही बनती चली जा रही है। और जो उनकी शर्तें हैं, आप ये बताइए कि दिल्ली और पंजाब को कांग्रेस से कह रहा है कि छोड़ दीजिए, ये संभव है क्या? क्या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है दिल्ली में? क्या बीजेपी का अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है पंजाब में? सालों साल तक की रूलिंग पार्टी रही है। हाल के चुनाव में भी उसका मत प्रतिशत एकदम शानदार है वहां। और आप कह रहे हो कि आप वहां से किराए हो, आप कांग्रेस पंजाब छोड़ दे, दिल्ली छोड़ दे, और आप एक नए तरह का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश, अध्यादेश के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। अरे ये सवाल है। पहला सवाल है कि इस तरह के अध्यादेश लाने वाली शक्तियों की खिलाफत करना है कि अध्यादेश की खिलाफत करना है? उस पेड़ को खत्म करना है जिसे कांटे गिर रहे हैं, या उन कांटे को हटाना है जो सड़क पर गिरे हुए हैं? बृहद राजनीति की बात हो रही है। पटना में एक बड़े व्यापक राजनीति की बात की विपक्षी दलों, और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह मिल करके बीजेपी के खिलाफ लड़े। तो मेरा यह मानना है कि जो ये पटना की कोशिश है, ये अब इसका असर आप इसमें जो एक ढांचा, एक चित्र तैयार हुआ है, शिमला पहुंचते पहुंचते इसमें रंग भर दिए जाएंगे और एक अच्छी सी तस्वीर लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। मैं छोटी सी बात कर दूं कि मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मोदी जी ने जो हमारी परंपरागत विदेश नीति रही है उसको छोड़ा है। हमारे पुराने नेता ज्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने आजादी के दिनों से गुटनिरपेक्षता के आंदोलन को स्वीकार किया। आप जो समझौते करके आ रहे हैं, इसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी इस देश को? सिवाय व्यापारिक संबंधों के आपने किया क्या? और हथियार खरीदने के अलावा आप तो कहते रहे कि हम रक्षा उत्पादन में हमारा दुनिया में मेरा नाम होता चला जा रहा है, और तेजस का आप इंजन खरीदने चले गए। आप बता रहे, आप संकोच भी नहीं कर रहे बताने में। आप कह रहे थे कि ड्रोन के मामले में हमारी तकनीक इतनी बढ़ गई है, और आप ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज की ये समझौते भारत में रक्षा उत्पादन में जो लगे हुए प्रतिष्ठान हैं, उनको कितनी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे? एक सवाल यह है। बिल्कुल ये बात सही है कि क्या आज तक जवाहरलाल नेहरू यूएस की यात्रा पर गए हैं? मोदी जी गए ही, मनमोहन सिंह साहब भी गए, राजीव गांधी भी गए, तमाम नेताओं का यूएस ने स्वागत किया। लेकिन किसी भी नेता के लिए, वहां के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने इस देश के बारे में और उस नेता के बारे में कोई गलत टिप्पणी की? कौन सी डिप्लोमेटिक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं, तमाम भक्त लोग कह रहे हैं कि जब यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को सम्मानित प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, तो 80 बार की 90 बार कितने बार तालियां बजी? बिल्कुल बजी। किन बातों पे बजी? आपने कौन सी बात कही तब वहां कांग्रेस के सदस्यों ने या सीनेट के सदस्यों ने तालियां बजाई? जब आप कहेंगे कि अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र है, ताली बजाएंगे वो। क्या आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपने अपनी बात कही हो और कांग्रेस के सदस्यों ने या सीनेट के सदस्यों ने उस पर ताली बजाई हो, मेरा भी गर्व सीने से फूल जाएगा। 56-58 इंच का सीना मेरा भी हो जाएगा। गिनती मत गिनाइए, आप ये बताइए कि किन बातों पे तालियां बजी हैं, किन बातों का वहां के लोगों ने आपका समर्थन किया। उनकी बात जब आपने उनके बारे में कही है, तब लोगों ने उस बात का समर्थन किया। एक भी कांग्रेस के सदस्य ने या वहां के सीनेट के मेंबर ने यह कहा कि जो वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में विरोध के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं, यह नहीं होना चाहिए। वो हमारे गेस्ट, स्टेट गेस्ट हैं। आप अपने घर में किसी को आमंत्रित करें और आप अपने पड़ोसी को इजाजत दे सकते हैं क्या कि उसके बारे में प्रदर्शन करें? भाई मेरे गेस्ट के बारे में कौन होते? मैंने बुलाया, देश ने बुलाया ना। वो जो बाइडेन के प्रतिनिधि नहीं है मोदी जी, और मोदी जी एक इंडिविजुअल नहीं है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको लेकर के आप एक तरफ स्वागत करें, दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। उन लोगों से संवाद कायम करने का कोई प्रयास किसी ने नहीं किया। और उसमें केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय मूल के ही लोग थे।
अमेरिकी नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अमेरिकी संस्थाओं ने इसकी खिलाफत की। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भले अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा को में कोई इजाफा नहीं हुआ। व्यापारिक जिस बात के लिए अमेरिका जाना जाता है, व्यापार करने के लिए, रक्षा सौदों के लिए, उस सौदे को करने में वो कामयाब रहा। और अब ये भी एक बहस चलेगी कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो तकनीक आप ला रहे हैं वो कितनी नई है, कितनी पुरानी है, उसका उपयोग कितना होगा इस देश के लिए और हमारे अनुकूल कितना है। जो मुद्दे थे भारत के सामने, जो मुद्दे हैं इस समय भारतीय नागरिकों के सामने, वीजा देने में अमेरिका के द्वारा की जा रही देरी, छात्रों को वीजा देने में की जा रही देरी, काम के वीजा देने में की जा रही देरी, इसका समाधान कौन खोजेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल आप देखिए, अब आप सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल थोड़ा पूछा गया कि भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है, पूछा गया कि सरकार में लोकतंत्र है कि नहीं है, सरकार और भारत की सरकार और लोगों की रक्षा करने के लिए क्या कर रही है। सवाल तो आपसे नहीं पूछा गया था ना कि भारत में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। जो संविधान आपने 1950 में स्वीकार किया था उसको आप बचा कर रखे हैं, खारिज कर दिए हैं। पूछा गया कि सरकार क्या कर रही है। और अगर आप पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो एक परीक्षार्थी के रूप में प्रोफेसर स्वामी साहब बैठे हैं, काफी हर साल जांचते हैं, 0 नंबर देते हैं, वो कोई कंसेशन नहीं है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास, और ज़रा अब आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ, अमलेंदु जी शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या सचमुच आपको लगता है कि मोदी जी बुरे फंस गए हैं? 2024 से पहले ये एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए राजीव, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री फिलहाल तो फंसे हुए लगते हैं और भयंकर फंसे हुए लगते हैं। अब बात यह है कि वो उससे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, ये उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। फिलहाल तो जो है जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, और प्रधानमंत्री को फांसने में उनके अपने लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब विपक्षी एकता जो हो रही है उसने फांसा है, वो तो अलग का है ही, अब उनके ही एक मुख्यमंत्री ने उनको फंसा दिया पूरी तरीके से। तो पुराना कांग्रेसी मुझे लगता है राहुल गांधी से कोई संपर्क हो गया होगा और राहुल गांधी ने को समझा दिया होगा तो उसने मोदी जी का काम लगा दिया। तो कुछ भी हो सकता है इस राजनीति में। बिस्कुट की कोई बात थी, बिस्कुट किधर का पड़ना था, बिस्कुट कहीं और चला गया होगा, काम लग गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अब राजनीति है, इस राजनीति में कैसे कौन निकलता है ये तो अब देखने वाली चीज होगी राजीव जी। कुल मिला के फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने परिस्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी है, थोड़े बहुत कुछ बचे हैं, मतलब 2 ही लोग हैं सब मिला करके। तो अब इनके सामने परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। एक तो राजीव जी है कि जिस तरीके से अमेरिका से प्रधानमंत्री लौट करके आ रहे हैं, तो अब वो किस तरीके से यहाँ आकर के अपना बखान करेंगे, क्या वहाँ जीत करके आए हैं, क्या वहाँ हार करके आए हैं, ये अब देखने वाली चीज होगी। किस तरीके से भारत के लिए बहुत कुछ जो लेकर के आए हैं, बहुत कुछ दे करके आए हैं, आगे आप बताएंगे प्रधानमंत्री अपना करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो है एक जो है वो पलीता लगाया है राजीव जी, अपनी जो है वो 70 साल की भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी मतलब जनसंघ मिला करके उसकी राजनीति पे। एक तो जो प्रधानमंत्री हर 26 जून को, और भारतीय जनता पार्टी 26 जून को जो कहती थी कि आपातकाल लगा, लोकतंत्र खतरे में था, लोकतंत्र समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री उसको तो नकारा है वहां जाकर के। प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि भारत में इस तरह की कोई बात है, भारत में लोकतंत्र संविधान में है, भारत डीएनए में है, तो यहाँ तो कभी डीएनए खराब हुआ ही नहीं, हमारा लोकतंत्र कभी यहाँ खराब हुआ ही नहीं, प्रधानमंत्री क्या है खुद। तो अब देखना ये है कि 26 जून को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आपातकाल विरोधी दिवस मनाती है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले प्रधानमंत्री गलत साबित करे जो वो अमेरिका में बोल करके आए हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री मतलब जो बोल के आए उससे खुद ही फंस गए या भारतीय जनता पार्टी मतलब फंस गई, आप कुछ भी एक तरीके से कह सकते हैं। ये जो भी दलों की बैठक हुई है और जिस तरीके से एक संयुक्त स्वर में विपक्षी दलों ने कहा है कि भाई एक मुद्दे पर तो सब एक है कि मिलकर लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, और विचारधारा की लड़ाई, मतलब जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वो ये कि विचारधारा की लड़ाई है। इसमें राजीव की एक चीज खास जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसमें 2 तरीके के अधिकांश दल हैं जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है। आम आदमी पार्टी तो उसमें अलग है ही, खैर वो तो हम कहते हैं कि ये बी टीम है और संघ परिवार का ही दूसरा हिस्सा है, तो उसको अलग कर दीजिए।
बाकी जो दल है या तो देखिए कांग्रेस से निकले हुए हैं या जनता परिवार से निकले हुए हैं, या जो दक्षिण के राज्य हैं मतलब से आए हैं तो वो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले हैं, उनका भी जो मतलब कुल तरीके की एक विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं आकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आकर के वो टिकते हैं। मतलब उस स्तर पे आकर के उनके बीच कोई जो है वो इख्तिलाफात जो है वो होने की संभावना बहुत कम है। यानी एक चीज पे सब एकजुट हैं, जो वैचारिक जो धुरी है वो ये कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और इस लोकतंत्र की रक्षा, ये तीन जो मूलभूत मुद्दे हैं लगता है विपक्षी ये एकजुट है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी सामने चुनौती होगी राजीव जी, वो दो बड़े राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होगी, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी लीड है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश में जो समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले है, अब इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा घर जो है वो ढूंढ ही लेना चाहिए बनारस की बजाय अब कहीं जाकर के। क्योंकि अब जो ये समीकरण बना है राजीव जी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये जब मिलकर के उत्तर प्रदेश में निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश का समीकरण एकदम बदला हुआ होगा। अब ये समीकरण जो है ना 2019 वाला होगा, ना 2014 वाला होगा, ना 2022 वाला होगा। उत्तर प्रदेश का समीकरण एकदम बदला हुआ होगा, बिहार का बदला हुआ है ही। तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्त सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को इन दो बड़े राज्य जाना है, बाकी राज्यों में तो जो होगा वो होना ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी अब इनकी भरपाई कहां से करेगी? भाई जहां से भरपाई हो सकती थी, जहां समझा सकता है, वहां तो पहले आपके पास 100% है और वहां भी आपको है, तो ये भरपाई अब कहां से होगी? मुझे लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के सबसे सामने उसके सामने बड़ी चुनौती है। और आरएसएस ने जिस तरीके से कहा है कि अब विकल्प, मुझे लगता है ये विकल्प ढूंढ रहा है आरएसएस भी नरेंद्र मोदी जी का, और ना भी ढूंढना हो नरेंद्र मोदी जी का तो आरएसएस ये तय कर चुका है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां जाकर के जो डील करके आए हैं राजीव जी, जिस तरीके से जी, मुझे लगता है कि सुनील जी ने कहा या गर्ग साहब ने कहा कि वो मतलब अमेरिका, गर्ग साहब ने कहा कि अमेरिका ये मान चुका है कि यहाँ मतलब अस्थिरता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि अस्थिरता है और जो भी कुछ जल्दी जल्दी निपटाना है वो निपटा लो। तो जल्दी जल्दी जो है वो देश बेचने का कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया जा रहा है कि 2024 से पहले पहले जितना भी कुछ देश बेचा जाना है जिस भी तरीके से उसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। फिर पता नहीं है जो आंधी के पेड़ है ये मिले कि नहीं मिले राजीव जी। आंधी के बेर जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या सचमुच आपको भी लगता है कि मोदी जी यहाँ बुरे फंस गए हैं? देखिए राजीव जी, मैं पहले सुनील जी की बात को थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। उन्होंने कहा कि जो छात्र होते हैं मैं उनको 10 में से 0 नंबर देता हूं, जो कमजोर छात्र होते हैं उनको 0 नंबर देता हूं, जो दुष्ट छात्र होते हैं उनको मैं क्लास से बाहर कर देता हूं। 0 तो नंबर देता ही हूं और 2024 में मैं यही करने की सोच रहा हूं। देखिए, वास्तविकता में जो छात्र धूर्त हो और जो झूठ बोले और बार बार झूठ बोले, हर चीज में झूठ बोले, उसको नंबर देने का प्रश्न नहीं है। उसको तो क्लास से, उसे तो कॉलेज से रस्टिकेट कर देना चाहिए। देखिए, इस समय देश की प्रतिष्ठा, राजीव जी आप खुद याद कीजिए, पिछले 75 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारी आन बान शान हैं, उनको किस प्रकार की इज्जत मिली है विदेश में, आपने देखा। और कोई भी आदमी गूगल सर्च करके या ऐतिहासिक दस्तावेजों को देख के देख सकता है पंडित नेहरू को, मनमोहन सिंह जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को किस प्रकार की इज्जत मिली है। आप सोचिए, मैं आपके घर में खाना खाने आप मुझे बुलाएं और आप मुझे रिसीव ना करें, आप घर का दरवाजा ना खोलें, मैं 4 बार घंटी बजाऊं तब आप दरवाजा खोलें, माने एयरपोर्ट के अंदर कोई रिसीव करने ना आए, और उसके बाद आप प्रफुल्लित हो और ये डंका पीटें कि मेरा डंका बज रहा है, और वही 70-75 लोग वहां पर हिंदुस्तान से ले जाएं और जो पहले आपके गोदी मीडिया वाले हैं उनको बता दें कि आज मैं उस जगह जाके फोटो शूट करूंगी, और वहां जाके 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएं और वहां पे नारे लगें। इस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए, जिस प्रकार से मेरे देश की प्रतिष्ठा, मैं आज राजीव जी स्पष्ट कह रहा हूं, इतना ज्यादा 0 रिजल्ट का, इतना ज्यादा खेदजनक, इतना ज्यादा सम्मान विरोधी विदेश यात्रा भारत के इतिहास में। और भारत, देखिए राजीव जी, एक चीज मैं स्पष्ट आपको कर दूं, हम मजबूत राष्ट्र हैं, सबसे मजबूत सेना हमारी है, सबसे बुद्धिमान लोग हमारे देश के हैं।
भारत जो है विश्व का सबसे अग्रणी देश है। अमेरिका के अंदर जितने भारत मूल के लोग रहते हैं वहां की संपत्ति पे कब्जा करते हैं, पैसे वाले लोग हैं। और मेरे देश की इतनी सम्मानजनक स्थिति को मेरे देश की आन बान शान मोदी जी जाके धूल धूसरित करके आए हैं। किस प्रकार से वहां पर ओबामा साहब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और जो कहा गया बराक हुसैन ओबामा, मुझे गर्व होता है अमेरिका पे, मुझे सही में गर्व होता है अमेरिका पे, जहां पे ब्लैक्स के खिलाफ इतना अत्याचार हुआ, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां पे अमेरिका जैसे देश ने एक ऐसे व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति चुना जो कि ब्लैक है और जो आधा मुसलमान है। मुझे गर्व है। मैं ब्रिटेन को सलाम करता हूं, हिंदू मूल के भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। मैं ऐसा भारतवर्ष देखना चाहता हूं जहां मेरी धर्म और जाति न देखी जाए। मैं पैनल में बैठे किसी आदमी की व्यक्ति की धर्म और जाति देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं, आप देश के प्रति समर्पित हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और अगर आप देश के प्रति समर्पित नहीं हैं, अगर आप ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या हैं, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं आपसे घृणा करता हूं। जी, घृणा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ वही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं और दूसरी तरफ अब चुनाव सामने है। ऐसे में क्या कुछ होने जा रहा है इस देश में, सियासत में, देश की सियासत में, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के ज़रिए हम समझ रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी, आपके ज़रिए ये समझना चाहूँगा, क्या आपको भी लगता है कि भारत से अमेरिका पहुँचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब लौटते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, दिल्ली का मौसम बदलने वाला है कल से, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मौसम बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि जुलाई अगस्त में मौसम काफ़ी बदला हुआ दिखाई देगा। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आपने टाइटल चलाया हुआ बुरे फंसे मोदी। मैं बताता हूँ कहाँ फंस गए मोदी साहब। मोदी साहब जो फंस गए हैं वो इको चैम्बर में फंस गए हैं। उनको अपनी ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो दूसरी आवाज़ें सुन नहीं पा रहे हैं। जो सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद में जब दशहरे का मेला होता है तो इतने लाउड स्पीकर होते हैं कि आपको अपनी ही आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। तो मोदी जी वहाँ फंस गए हैं कि गोदी मीडिया उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक आईटी सेल खड़ा कर दिया, ट्रोल्स की आर्मी खड़ी कर दी, समर्थक खड़े कर दिए जो गाली गलौज की भाषा में बात करें। अब उनको क्या लग रहा है इस इको चैम्बर की वजह से कि वो सच में विश्वगुरु हैं, और वो उनके मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि वो सच में विश्वगुरु हैं। वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, वो बराक ओबामा को कुछ भी कह सकते हैं बगैर ये जाने हुए कि अमेरिका का सिस्टम क्या है और बराक ओबामा की वहाँ हैसियत क्या है, और दूसरे देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जिसके भारत से संबंध अच्छे रहे हैं। आप क्यों कहेंगे? भारत का संविधान भी आर्टिकल 19(2) इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि भारत के और किसी भी मित्र देश के संबंधों पे असर पड़े। संविधान उठा के देख लें विश्व शर्मा जी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 19(2) क्या कहता है। अब ये जो इको चैम्बर है ये गलतियां करवाएगा, रोज गलतियां करवाएगा, क्योंकि आपको दूसरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। इंदिरा गांधी क्यों इतना बुरा हार गई? राजीव जी, उन्होंने भी इको चैम्बर बना लिया था। उनके तो 3-4 लोग थे किचन कैबिनेट में, माखनलाल पोतेदार, आर.के. धवन वगैरह, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। यहां तो दर्जनों हैं, और ये दर्जनों लोगों ने मोदी जी के आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। अब उनको ये लगता है कि उनके अलावा देश में इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
वो जर्मनी से भी ऊपर है, वो यूरोपियन यूनियन से भी ऊपर है, वो अमेरिका से भी ऊपर है, और किसी की उनको इज्जत करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनको लगने लगा है कि वो दुनिया के जो है वो सुपरस्टार हैं, सुपरमैन है, अवतार पुरुष है। ये इस इको चैम्बर ने उनको बना दिया है। तो वो ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे और इस तरीके की गलतियां करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, वो तो उनको नहीं मान रही है, उनको तो इंसान ही मान रही है, भारत का प्रधानमंत्री मान रही है, वो तो उनको अवतार नहीं मान रही है। तो ये गलतियां करवाएंगे बहुत ज़्यादा, वहाँ बुरे फंसे हुए हैं। अगर मैं मोदी जी मेरी सलाह माने तो उनको गोदी मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए। उनको उन चैनल्स को देखना चाहिए या उन मीडिया हाउसेस की बात सुननी चाहिए जो क्रिटिकल हैं। पंडित नेहरू ये करते थे, इंदिरा गांधी को भी समझ में आया बाद में। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो है बुरे फंसे हैं। दूसरी बात राजीव जी, जो आपने मैप दिखाया और जो सुनील जी ने कहा कि उसमें कांग्रेस भी जोड़ दे तो पूरा भारत होगा। देखिए, ये जो नेता हैं, इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये सारे लोग जो वहाँ, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये कॉरपोरेट के बनाए हुए नेता नहीं हैं। ये सब मास लीडर हैं। इनका कद बहुत ऊंचा है और जमीन से लड़कर, जमीन से खड़े होकर इन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत बनाई है। ये गुजरात में कोई नेता नहीं मिल रहा था, बगावत थी केशुभाई पटेल की, दिल्ली से भेज दिए गए। उसके बाद पीआर कंपनी और इन सब से कॉरपोरेट के आप नेता बन गए। देखिए, मोदी साहब ने ये जो नेता जो आप दिखा रहे हैं, इनकी तरह धरने, प्रदर्शन, रैलियां नहीं की हैं, लाठियां नहीं खाई हैं, जेलों में नहीं गए हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे बहुत संघर्ष के साथ आए हैं। तो इनके पीछे जो मासेस हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो शक्ति है, वो बहुत डिफरेंट है। कल कॉर्पोरेट, मान लीजिए मीडिया कौन ओन करता है? कॉर्पोरेट ओन करता है। कल कॉर्पोरेट ये दरी खींच ले तो जो उस महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस में सवाल पूछा था, उस तरीके के 10 दर्जन सवाल पूछे जाने लगे भारत में भी अगर, तो आप तसव्वुर कीजिए कि मोदी साहब की क्राइसिस मैनेजमेंट का होगा क्या। तो इनको क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ममता बनर्जी या जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये रोज क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। इनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रोज पहुंचता है। इनके मंत्रियों को जेलों में डाला जाता है। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके के जो है नेता हैं और ये बहुत शक्तिशाली नेता हैं क्योंकि अपने दम पे बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपके चैनल से कई बार कि ये जो कॉर्पोरेट जगत है, जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको मौजूदा स्थिति को इवेल्युएट करना चाहिए। इसकी बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करनी चाहिए कि अमेरिका में क्या हुआ, पश्चिम यूरोप में क्या हो रहा है, जर्मनी किस तरीके का बयान दे रहा है राहुल गांधी के सदस्यता जाने पर, यूरोपियन यूनियन क्या बयान दे रहा है राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट क्या बयान दे रहा है, अब मोदी साहब के साथ क्या हुआ, भारत में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि कॉरपोरेट, हमारा जो कॉरपोरेट और ब्यूरोक्रेटिक समाज है, इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। वो भी कोई इको चैम्बर में फंसा हुआ लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये चीज़ें बदलेंगी और इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगी और उसका असर हमको भारत की राजनीति में दिखाई देने लगेगा। राजीव जी, भारत की राजनीति में असर दिखाई देने लगेगा। आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास और ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है
कि यहाँ मोदी जी बुरी तरह फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ एक बात और भी अब चल रही है, और कल तो खुले तौर पर अमित शाह ने एक रैली में कह दी कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी और टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पटना की जो बैठक थी, उस बैठक में भी राहुल गांधी के ऊपर ज़्यादा फोकस था नेताओं का, अगर देखें, आपने देखा भी होगा। तो दो बातें यहाँ, दो सवाल। एक तो बुरी तरह क्या आपके नज़रिए से क्या सचमुच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरा सवाल इसके साथ साथ कि क्या राहुल गांधी जैसा बीजेपी का मानना है, अभी तक कहते आए, अब आगे क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो कहते आए हैं कि अगर राहुल बनाम मोदी हो तो मोदी जी के लिए विन विन सिचुएशन पहले दिन से है। क्या आज की तारीख में ऐसा लगता है? ये दो सवाल। देखिए राजीव जी, मोदी जी फंसे या नहीं फंसे, आप तो मुझे फंसा रहे हैं कि मैं कुछ बोल लूं। राहुल बनाम मोदी बनने का एक तो आज की स्थिति में कोई कारण था, क्योंकि जो कन्विक्शन है मोदी जी राहुल गांधी का सूरत की अदालत में, वो अभी आज हम जब बात कर रहे हैं तब तो कर रहा है, और वो राहुल गांधी न तो चुनाव लड़ सकते हैं न प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी तो कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। गुजरात उच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या आता है, ये कब तक चलता है, क्योंकि ये इसमें दो चीजें हैं राजीव जी, कि मान लीजिए कि ये लंबा लटकता है मामला, चुनाव तक लटकाती है, मतलब अदालत में अगर गुजरात हाई कोर्ट उसको लेती ही नहीं है सुनवाई में, और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर अटक जाता है और यह विपरीत फैसला आ जाता है और चुनाव हो जाते हैं। कई इफ एंड बट्स लिए मैं अभी उस बात को नहीं कर रहा। ये मामला राहुल गांधी और मोदी के बीच का नहीं है। ये अमित शाह बनाना चाहते हैं, बनेगा नहीं, क्योंकि 1977 में भी ये था कि इंदिरा गांधी का मुकाबला कौन करेगा, उनके खिलाफ कौन हो सकता है, चेहरा कौन हो सकता है। तो देश ने कहा कोई भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अंग्रेज जब जाने लगे देश छोड़कर, उनको कहा जाइए, तो उन्होंने कहा हम जाएंगे, देश में अराजकता हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि अराजकता हमको गुलामी से ज्यादा पसंद है, तो इस देश को विपक्ष की अराजकता डिक्टेटरशिप के मुकाबले ज्यादा पसंद है। देखिए, मैं मूल बात पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मैं उस जुबान में बात नहीं कर रहा हूँ जिस जुबान में आप चाहते होंगे या आपके दर्शक चाहते होंगे। जो पार्टियां आज वहां थी पटना में, 15 पार्टियां, उनके आज की उनकी सीटों को बताया गया 308 बताया है आपने जी, और वैसे भी कल भी बताया गया था, तमाम विश्लेषकों ने बताया था। उनकी एक्चुअल हैसियत 154 सीटों की है आज की पार्लियामेंट में। मतलब आज जो स्थिति है पार्लियामेंट में, इन पार्टियों की 154 सीटें हैं 2019 के हिसाब से। मतलब उपस्थिति में ये 308 थे पटना में, हकीकत में ये 154 सीटें हैं। हमको एक थोड़ा सा, जब भी बात करें तो एक डाटा के साथ अगर बात करना है तो ये हकीकत सामने रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी हकीकत यह है कि 2019 का चुनाव एनडीए ने लड़ा था। एनडीए में काफी लोग थे। 436 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 436।
और उसमें से 303 सीटें मिली थी। आप स्ट्राइकिंग रेट थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 436 पर बीजेपी लड़ती है और 303 सीटें मिलती है। जो बाकी 20 सीटें हैं, 20, 22, 23 एनडीए के अलाइंस को मिलती है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मोदी जी फंसे जरूर हैं, पर जिन राज्यों में विपक्ष को अब चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और वहां 82 सीट्स हैं टोटल, और वहां बीजेपी की 66 सीटें हैं की तारीख में 66। 16 सीटें विपक्ष के पास। मोदी जी की जो इमेज है, ये जो इलाका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में तो चुनाव नहीं है, पर गुजरात की भी सीटें अगर आप गिनना चाहें तो 26 सीटें और पूरी की पूरी बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, पर आपको पता है कितनी सीटें? 62 सीटें उनके पास है। 62 और 10 सीटें आप अगर मायावती की भी जोड़ ले तो 72। मैं कम से कम मोदी जी के आने के बाद वो क्या करते हैं और आने वाले महीनों में वो किस तरह से एक्ट करते हैं, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, अपनी छवि के तेलिस्म को बनाए रखने के लिए, जो इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में कायम है आज भी। मैं अभी कोई कहने की स्थिति में नहीं हूं कि बीजेपी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं मतलब इसलिए भी कह रहा हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी तीनों जगह, और 2019 में तीनों जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया था 1 साल के अंदर। और उन 2018 में जो लोग नेता थे विधानसभा चुनाव के दौरान इन 3 राज्यों में, वो के वही नेता इस समय हैं इन तीनों राज्यों में। हमको थोड़ा सा एक अप्रोच जो है हमको इस तरह की, मैं तो रखता हूं कम से कम कि एक स्वीपिंग झाड़ू लगाने से बचता हूं कि पटना यानी मोदी जी गए, नहीं गए, मैं नहीं कहूंगा। मैं थोड़ा सा एक कंसेशन देके चलता हूं कि आप उनको मौका दीजिए, वो क्या कर रहे हैं। वो 18 करोड़ मेंबर्स की पार्टी लेके चल रहे हैं, 20 करोड़ मेंबर्स की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और कई चीजें दांव पर लगी है बीजेपी के लिए। तो मोदी जी फंसे जरूर हैं, जो आपका बुरे फंसे मोदी जी। अब वो मोदी जी अभिमन्यु की तरह फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, वो मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वो निकल पाएंगे कि नहीं उस चक्रव्यूह में से। और कम से जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें, और इन चुनाव का जो परिणाम है राजीव जी, इन 3 राज्यों का, वो पूरे के पूरे जो बीजेपी के राज्य हैं हिंदी भाषी, 37% वाला इलाका जो है, 38% वाला इलाका, उसको प्रभावित करेगा। इसलिए ये जो चुनौती वहां से पैदा हुई है, कहां से? पटना से। वहां का कोई राज्य चुनाव में
आप एक चीज गौर कीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों के नेता एकमात्र राहुल गांधी उपस्थित थे वहां, और तेलंगाना के नेता वहां उपस्थित नहीं थे विपक्ष के साथ। तो वो जो 308 सीटें आप गिना रहे हैं, उसमें ये तीन राज्य भी शामिल हैं जो हम गिन के चल रहे हैं। एक जो मुकाबला एक अलग किस्म का होने वाला है, और अगर हम अपने डिबेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्राइव करेंगे, एक यूफोरिया की शक्ल में, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़े से हमारी बातों से कन्विंस हो जाएंगे। तो मैं उनको, दर्शकों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता कि मैं एक जो बातचीत है उसको लॉजिकली पेश करना चाहता हूं, कि जो मुझे दिख रहा है मैं वो बताना चाहता हूं। एक आंधी अगर चल गई और राहुल गांधी ने स्वीप कर दिया वहां तीनों राज्यों में, तो बात अलग है। मध्य प्रदेश में चुनावों की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की है, और वो जबलपुर में सॉफ्ट हिंदुत्व से की है, और छत्तीसगढ़ में भी सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरेंगे और वो ठिकाना बना लेंगे, मध्य प्रदेश को, भोपाल को हेडक्वार्टर बना लेंगे, और राजस्थान को बना लेंगे, और छत्तीसगढ़ को बना लेंगे, तब हमारी बहस में हम किस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। जी। हमको अभी थोड़ा सा वो जो दूसरी टीम है उसके खिलाड़ियों में भी कुछ यकीन, थोड़ा तो पोटेंशियल देखना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं और हमेशा गलत साबित होता भी हूं, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल गलत साबित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मेरा एक इनपुट था गर्ग साहब। फिर आता हूँ सुनील शुक्ला जी, आपके पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो आप लोगों से इतनी अनुमति चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों का समय और चाहूँ। क्या गर्ग साहब, क्या 2019 को एक पैमाना माना जा सकता है, जब पुलवामा, बालाकोट जैसी घटना के बाद देश में राष्ट्रवाद की एक अलग लहर चल गई थी, और उसको एक पैमाना मान करके हम 2024 को, जो आप कह रहे थे, 2024 की तुलना और आज की तारीख में, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तमाम राज्यों में बिल्कुल स्वीप कर गई थी बीजेपी। और एक बात, दूसरी बात, हमारे साथी सुनील शुक्ला जी ने भी कहा और कुछ साथी लिख भी रहे हैं कि जो मैप हम दिखा रहे हैं वो मैप मिसलीडिंग है। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के इर्द गिर्द, क्योंकि इसलिए यहाँ कांग्रेस का हमने वो नहीं लिखा है, हमने उन राज्यों को वहाँ दर्शाया है जिन राज्यों के प्रतिनिधि आए, और कांग्रेस, जैसा सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, कि पूरे देश में है, और कांग्रेस को अगर लेकर के चलें तो फिर इस मैप को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मैप में उन राज्यों की भागीदारी को दिखाया गया है, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को दिखाया गया है जो राज्य यहाँ आए हैं। कांग्रेस तो पूरे देश में, तमिलनाडु से लेकर के ऊपर तक आप देख लीजिए, सब जगह है। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां नहीं है, लेकिन बाकी कई राज्यों, सब जगह है, आमने सामने की लड़ाई है। एक तो ये बात, इसलिए यहां हमने, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उसको नहीं दिखाया। तीसरी बात यहां, जिसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, कि इन राज्यों में टोटल कितनी सीटें हैं, हम ये दर्शा रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे थे गर्ग साहब कि जो आए हैं, जो पार्टियां आई हैं, अगली दफ़ा जब हम बैठेंगे तो उन पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली हुई हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीट है, उधर टीएमसी के पास कितनी सीट है, तो इधर तमिलनाडु में डीएमके के पास कितनी सीट है, महाराष्ट्र में अगर देखें तो ये जो दो पार्टियां हैं, खासकर शिवसेना और एनसीपी, उनके पास कितनी सीटें हैं, झारखंड में अगर देखें तो जेएमएम के पास में कितनी सीटें, ये तमाम सीटें हम बाद में लेकर के आएंगे। एक मोटा मोटी ये दिखा रहे थे हम यहाँ पर कि किन किन राज्यों के
नेता जो हैं वो आए थे और कांग्रेस को यहाँ एक छतरी के रूप में हम मान रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी बार बार यही कह रहे थे कि कांग्रेस तो एक छतरी के रूप में यहाँ है और इसीलिए कांग्रेस को बार बार वो कह रहे थे कि आगे आइए और आप नहीं आएंगे तो ये बैठक नहीं होगी। और इसलिए राहुल गांधी पहुंचे हैं 21 को और 22 की रात को और 23 को मीटिंग में पहुंचे। तो एक छोटा सा सवाल के साथ और फिर आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास में। गर्ग साहब, क्या 2019 पैमाना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं केवल दो चीज कह रहा हूं। 1977 होगा, एक पूरी झाड़ू लगेगी बीजेपी पर और सफाया हो जाएगा 1977 में कांग्रेस का हुआ था। या तो हम ये कहें साहस के साथ, सुनील शुक्ला जी कहें कि पूरे देश में कांग्रेस है, अखिल स्वामी कहें, संजय कुमार कहें, प्रशांत टंडन कहें, अमलेंदु कहें, या तो ये कहें, मैं नहीं कह रहा हूं कि 1977 दोहराया जाएगा, ऐसी हवा है, सफाया हो जाएगा। अगर हम ऐसा कहने को तैयार नहीं हैं तो हमको ये भी मानकर चलना चाहिए कि चुनाव में अभी वक्त है लोकसभा के, और हमको विधानसभा चुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा करना। पटना का प्रभाव, राहुल गांधी का प्रभाव इन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर वैसे ही पड़ना चाहिए जैसे नतीजे कर्नाटक के हुए हैं जी, बल्कि कर्नाटक से आगे बढ़ के होना चाहिए। अगर ये हो जाता है राजीव जी, तो मैं फिर आपके पास उस समय चर्चा में आऊंगा, तब दावे के साथ बहुत सारी चीजें कहूंगा। मैं आज, माफ करेंगे मुझे, थोड़ा सा मैं कहना नहीं चाहता कुछ भी। और 2019 निश्चित रूप से कोई मील का पत्थर नहीं है, पर मोदी जी को मैं 2002 से लगातार गुजरात में रहते हुए भी देख रहा हूं, उनको पढ़ भी रहा हूं। गुजरात से मेरा जीवित संपर्क आज भी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लगता है इस आदमी को देखकर कि ये कुछ भी करने में चूकता नहीं है। तो इसलिए जो आदमी संवेदना के स्तर पर पूरी तरह से शून्य हो जाए, मानवीय संवेदनाओं स्तर पर, और अमेरिका में जाकर मानवीय संवेदनाओं का ढिंडोरा पीटे, मैं उस आदमी के बारे में थोड़ा डर के रहता हूँ। इसलिए मैं अगर मनमोहन सिंह होते तो बहुत अलग किस्म की बात होती, इंदिरा गांधी होती तो भी अलग बात होती। मैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रीट करता हूँ, कम से कम नरेंद्र मोदी के मामले में। तो मैं 2019 और 2024 की तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि कई चीजें हैं जो हम लोग सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर बात नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपकी चिंता और आपका विश्लेषण साथ साथ पैरेलली दोनों चीज़ें वाजिब हैं और कहीं इसमें दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है और उसके बाद जो विश्लेषण हम करेंगे गर्ग साहब के साथ बैठ करके, जैसा कह भी रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें धरातल पर दिखाई देंगी, क्योंकि उसके बाद सीधा चुनाव जो होगा वो 2024 का होगा। क्या 2024 2019 से अलग है? इसका जवाब भी शायद उस समय और भी अच्छे से मिले, क्योंकि 2018 में ऐसी ही परिस्थितियां नजर आ रही थी जैसी परिस्थिति आज नजर आ रही है। लेकिन जो कह रहे हैं गर्ग साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
गुजरात से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, बने थे नए नवेले, और वहाँ से लेकर के आज तक के करियर में, सफ़र में 20 साल उन्होंने अपने ऐसे संसदीय पद पर बिताने का जो समय है वो भी मुकाम हासिल कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो क्या कुछ कर गुजरेंगे, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। यही यहाँ कह रहे थे गर्ग साहब। तो हम और आप सब मुट्ठी बंद करके रखिए और आने वाले समय में इंतज़ार करें कि क्या कुछ होना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सिंगोल के बारे में आपने सुना था क्या? ताज़ा तरीन उदाहरण है, इसलिए गर्ग साहब की बात से मैं सहमत हूँ। और सिंगोल सामने आ जाता है, उद्घाटन हो जाता है। देखिए, साष्टांग दंडवत होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में, नए संसद भवन में। तो बहुत कुछ है। जल्दी आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, माफ़ी चाहूँगा, आप आज बहुत देर हो गई। सुनील जी, आपका फाइनल कमेंट, और कमेंट आपके बाद फिर संजय जी का। जी नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ गर्ग साहब से कि सम्मानित मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा है नहीं कि उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं है। आपने सिंगोल का नाम लेकर के आए, देश के किस कोने में सिंगोल को लेकर कौन सी चर्चा हो रही है? जिस राज्य को प्रभावित करने के लिए आप लेकर के आए, वहां पर उसका कितना असर पड़ गया? कर्नाटक के चुनाव में उस राज्य के 19 जिलों में आप गए, क्या क्या आपने नहीं कहा? बजरंगबली को ले आए, तमाम चीजों को आप लेकर के चले आए। क्यों, किसने क्या सुन लिया है आपको? हिमाचल में आप गए, आपने लोगों से फोन करके कहा कि आप प्रत्याशी को भूल जाइए, मुझको वोट दीजिए, आपको मिलने वाला प्रत्येक वोट मुझको मिलेगा। कितने लोगों ने उसको सुन लिया? एमसीडी के चुनाव में आपने क्या नहीं किया, जहां पे आप रोज घूमते रहते हैं, बैठे हुए हैं? कौन कौन से हथकंडे आपने नहीं अपनाए? क्या क्या आपने बातें नहीं कही? क्या हो गया? आज गर्ग साहब और बेहतर तरीके से जानते हैं, कोई अब तक मुझे कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं मिला जो ये कह दे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव हार रही है। एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं ऐसी बात हो जा रही है? क्या लोगों को पता नहीं कि भी मोदी जी बहुत बड़े नेता है, वहां वो जाएंगे प्रचार करने के लिए? गर्ग साहब को भी मैं कहते हुए सुना हूं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं है, और बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं वो। कोई क्यों नहीं कह दे रहा है कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए, बीजेपी मामा जी की सरकार आ रही है क्या? कि जब आप अब विपक्ष में नहीं है, अब आप सरकार में है, दो अलग अलग भूमिकाएं हैं आपकी। सरकार में आपको अपनी बातें बताने पड़ेगी कि हमने किया क्या, और जितने तरह के हथकंडे हैं 10 साल में किसी को जानने में बहुत समय नहीं लगता। और निश्चित रूप से गुजरात में आप सफल हैं, इसमें कोई बहस भी नहीं है, लेकिन गुजरात की सफलता आप हरियाणा में दोहरा देंगे, ये संभव नहीं है। 2019 के चुनाव में बिल्कुल सही है कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस का समर्थन, बहुत बेहतर समर्थन हुआ था, और जो चुनाव जीती थी, और 2019 के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत के चली आई। लेकिन 2019 के चुनाव में यही बीजेपी की सरकार, बीजेपी लोकसभा के चुनाव जीती थी झारखंड में, यही बीजेपी जीती थी हरियाणा में, यही बीजेपी जीती थी महाराष्ट्र में, और जब लोक विधानसभा का चुनाव आया तो हार गई। हरियाणा में किस तरह से सरकार बनाई सबके सामने है वो। छत्तीसगढ़, अरे झारखंड भी हारी, महाराष्ट्र भी हारी, और हरियाणा आपके सामने रहा कि किस जोड़ तोड़ से इनको सरकार बनाना पड़ा। जबकि 2019, एक साल पहले, कुछ महीने पहले 2019 के चुनाव में स्वीप किया था, सबके सभी सीटें जीत के चली आई थी। सवाल यह है कि आपके पास एक काठ की हाड़ी है जिसको आप चढ़ा चुके हैं, और वो उस हाड़ी में को आप इतनी बार चढ़ा चुके हैं कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा पूरा जल गया और आर पार दिख रहा है लोगों को। 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। सरकार की चीजें सबके सामने हैं, सरकार की विफलताएं सबके सामने हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो मूल मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं। देश में लोकतंत्र रहेगा। अगर ममता बनर्जी जैसा नेता ये कहता है कि 2024 के चुनाव अगर जीत गए तो आने वाले दिनों में चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है देश में। ममता बनर्जी संघर्ष की नेता है, जो हम बात कर रहे हैं कि किसी कारपोरेट के द्वारा प्रायोजित उनका महिमा मंडन नहीं किया गया है। ये बिल्कुल लेकिन ये भी सही है कि 1977 नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं एकदम क्लीन स्वीप है और
बीजेपी का सफाया हो जाएगा और अपोजिशन जीत के चला आएगा। बीजेपी लड़ेगी, लेकिन 2014 भी ये नहीं है, 2019 भी ये नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ किसी चौराहे पे कोई बात करता है तो लोग पकड़ के मारते उसको कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, हमको नया भारत बनाना है, और नए भारत के बनाने में आप रोड़ा मत लटकाइए। अब वो नया भारत बनने की प्रक्रिया लोगों ने देख ली है, तो उन सभी मजदूर, मिस्त्री और इंजीनियरों को लोग हटाना चाहते हैं जो नए भारत निर्माण के नाम पर का ठेका लेकर के आए हुए थे। वो सब चाहते हैं कि हमारा पुराना ही भारत कम से कम ठीक था, जहां पे लोकतंत्र सुरक्षित था, हमारे अधिकार सुरक्षित थे, एक बेहतर जिंदगी थी, झूठ का राज्य नहीं था, गवर्नेंस नाम की कोई चीज थी, उत्पीड़न नहीं था, लोग संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं थे, लोगों की समस्याओं, ये कोई क्या 1947 से लेकर के और 2014 के बीच के पहले तक कोई सरकार आपने देखा था कि किसी राज्य में आग लगी हुई हो और सरकार एकदम चुपचाप ठाट से बैठी हुई हो? उस राज्य के सभी राजनीतिक दलों के लोग दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। 100 दिनों के बाद आप सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसी गवर्नेंस के लिए लोगों ने आप में विश्वास व्यक्त किया था? और क्या लोग इसको देख नहीं रहे हैं क्या? बावजूद इसके अगर जनमानस इनके साथ है, हम भी उनके साथ है, क्योंकि जनता का निर्णय तो अल्टीमेट है, उसमें कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन अगर जनता का निर्णय 2019 के ही साथ है, 2014 के ही साथ है, तो फिर 14 की मीटिंग होती ही नहीं, कोई निकलता ही नहीं घर से बाहर, सब अपने अपने दबड़े में ठीक रहते कि ठीक है चुनाव होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर 2019 में एक अपनी सीटें न बचा पाने वाली समाजवादी पार्टी अगर अपनी ताकत विधानसभा में तिगुनी बढ़ा लेती है तो यह राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। अगर उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा जैसी सीटें जो परंपरागत रूप से विपक्ष की सीट रही है, उस सीट को भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है और उस 5 साल के बाद ही चुनाव हार जाती है वहां पर, तो एक राजनीतिक संकेत है। अगर 1995 से लगातार महाराष्ट्र की विधानसभा सीट, कस्बा सीट जीतने वाली बीजेपी को उस बीच में उपचुनाव में चुनाव हारना पड़ता है, तो एक राजनीतिक संकेत है। ये एक परिवर्तन का माहौल है। मैं मानता हूं, मैं गर्ग जी के बात से सहमत हूं कि कोई आंधी नहीं, लेकिन लहर उठी हुई है और पश्चिम का विक्षोभ आएगा तो यह आंधी, इस लहर को तूफान में बदलने में समय नहीं लगता। जी बिल्कुल, लहर को तूफान में बदलने में समय नहीं लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कहाँ ये तूफान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी चाहूँगा संजय जी, आप लोगों का समय भी बहुत ले लिया हूँ, ज़रा प्लीज़ जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट। और क्या आपको भी लगता है मोदी जी बुरे फंस गए हैं? नहीं, मोदी जी बुरे फंसे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 साल उन्होंने राज कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक थे या हैं, तो इसलिए वो बुरे कैसे फंसे? मतलब उनको तो फायदा ही फायदा है। और 10 साल उन्होंने जो किया अपने संघ परिवार के लिए या अपने लिए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसी मैंने कांग्रेस ने आज तक जो नहीं किया वो इन्होंने 10 साल में कर दिया, तो इसलिए बुरे फंसे भले हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार है मुझे लगता है। और जैसा गर्ग साहब ने कहा कि उनके पास चालें हैं, अगर अमेरिका में उनका विरोध हुआ तो ये साथ साथ चल रहा है कि 80 बार तालियां बजी की, कितनी बार तालियां बजी, तो वो अपना उनका काम चल रहा है। और जैसा अभी सुनील जी कह रहे थे कि अब वो कामयाबी नहीं है, तो ठीक है, कुछ चालें तो नाकाम होंगी ही, लेकिन आगे उसमें क्या क्या है और क्या क्या अस्त्र हैं वो तो हमें अभी कुछ अंदाजा ही नहीं है, तो वो सब देखना पड़ेगा कि क्या है। और इसलिए वाकई माने भले वो फंसे हुए लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं, लेकिन उनके पास जो चालें हैं और जो उनका तरीका है, जैसे ये अपना इन्होंने हुसैन वो कह दिया, तो ये तो मोदी जी का पुराना तरीका है। वो तो जेम्स माइकल लिख दो कहते ही रहते थे, तो ये मोदी जी का ही तरीका है। और बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि विश्व शर्मा ने अकेले कह दिया होगा या अपने स्तर पे कह दिया होगा, यहाँ बाकायदा प्लान बन के करता है और सब लोग कहते हैं, फिर उसको फॉलो किया जाता है, ट्वीट तक के लिए तो निर्देश जाता है। तो इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा होगा, ये इनकी रणनीति है, वो अपनी रणनीति पे चल रहे हैं। वो कामयाब रहेगी कि नहीं रहेगी और उसको कामयाब करने के लिए ये लोग क्या क्या करेंगे। जैसे 2019 के समय ही कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी फिर से जीत जाएगी, लेकिन पुलवामा हुआ और उसको उन्होंने जिस ढंग से बनाया या प्रेजेंट किया, उसका उनको फायदा मिला। एक असेंबली इलेक्शन में मायावती ने कहा था
कि आश्चर्यजनक है, ऐसे कैसे है, इतने कम वोट कैसे मिलेंगे, ईवीएम की जांच हो और गिनती हो, और मायावती है बीजेपी के साथ है। तो जो स्थितियां हो रही हैं, जो ईवीएम का विरोध कर सकता था वो अभी वो मायावती के साथ है। तो स्थितियां जो बदली हैं और मोदी जी अगर उसको लेकर के साथ चल रहे हैं तो ये सब हम लोग को भले उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है। और जैसे काम हुआ है महाराष्ट्र में शिवसेना ने जो किया या जैसे मुकाबला किया उद्धव ठाकरे ने उसका, तो वो बहुत ही स्टैंडर्ड की चीज है जो बीजेपी के मतलब ही की नहीं है। तो अब उसका पब्लिक कैसे फायदा देगी या पब्लिक उस पर कैसे रिएक्ट करेगी ये देखने वाली चीज होगी। मैंने मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले जो शिवसेना हुआ, फिर गवर्नर ने जो किया, फिर गवर्नर ने जो इस्तीफा दिया, फिर उद्धव ठाकरे ने जो किया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन वोटर तो उस पर रिएक्ट करेगा, करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो ये असली चीज है कि हम लोग जो देखते समझते हैं वो आम वोटर देख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। भले हम लोग कहते हैं मीडिया कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि वोटर नहीं जानता है सारी चीजें। तो इसलिए इन सब का असर होगा और देखने लायक होगा। जहां तक बीजेपी की रणनीति की बात है, जमशेदपुर ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से वहां के चीफ मिनिस्टर जीतते थे रघुवर दास, 25 साल से जीत रहे थे और उनका बहुत विरोध था भ्रष्टाचार वगैरह के कारण, उनको हटाया नहीं गया। और बीजेपी के ही एक विधायक उनके खिलाफ चुनाव लड़े और अभी तक वो मैंने बीजेपी में नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को हराया। तो ये सब अपवाद है, मुझे लगता है कि ये सब अपवाद हैं, दो चार हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि मोदी जी बुरे फंसे हैं, ठीक है फंसे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे ये अभी नहीं मानना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। राजीव जी 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 बिल्कुल। अब फंसने के बाद निकलना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत आता है और कई बार हमने देखा 2018 में भी फंसे हुए थे लेकिन 2019 में निकल आए। लेकिन जो हवा बही थी राष्ट्रवाद की वो किस बिना पे बही थी ये आप सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इस पर एक बार फिर से उन 40 जवानों की शहादत को भी याद करना चाहिए। बात पुलवामा की कर रहा हूँ, लेकिन 2024 का चुनाव उस दिशा में न जाए और वैसी कोई घटना न घटे हमारे देश में जैसी 2019 में घटी थी। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुनील जी आपका, संजय जी आपका, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे श्रवण गर्ग साहब और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। समय देखिए 9 बज गया, 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया और बहुत गंभीर बातें होती हैं तो कई बार रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता है। हमारे जो पैनलिस्ट साथी होते हैं, लेकिन चर्चा बहुत गंभीर होती है और आज बहुत गंभीर चर्चा, अलग अलग आयाम इसके, अलग अलग बातें, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे इंडिया की हो, इंडिया में पटना की बातें। तो देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले 1 घंटे से। आप तमाम साथी, आप लोगों को भी मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है और लग रहा है ऐसा कि अब शुभ रात्रि कह दूँ, इसलिए क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका है आप लोगों का भी। हमको तो अभी और काम करना है लेकिन आप लोगों का डिनर का वक्त है और डिनर ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो अब आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ और आप लोगों के कमेंट अभी नहीं ले पा रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में ज़रूर लूँगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद।